हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है जो टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किए, यानी मॉक टेस्ट, जो हम लोग फुल लेंथ टेस्ट जो कर रहे हैं बीपीएससी का, जो कि प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए, और किसी भी यानी 1 to 5, 6 to 8 या 8 to 12 जो भी हो, उन सभी के लिए जो भी जीके जीएस का कुछ सेक्शन से क्वेश्चन बनता है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और आप कितना भी भले पढ़ लें, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज को नहीं लगाते हैं फिर आपका तैयारी में जो है कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का सेट हम लोग डिस्कशन करते हैं। कंप्लीट जीके जीएस का इसमें डिस्कशन होगा, फुल्ली सेट का विश्लेषण होगा, और ये सेट जो है कोई आलतू फालतू सेट नहीं, एक ऑथेंटिक द ऑफिसर एकेडमी की तरफ से जो जारी हुई है उसी सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का। हम लोग इससे पहले भी वीडियो का डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग इससे पहले लगभग 8 सेट का डिस्कस कर लें। आज हम लोग 9वां सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाए उसको भी जाके ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को एक बार लाइक भी कर लें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। लोकमान्य का उपाधि उसको कब मिला? होम रूल आंदोलन जब चलाया गया पूरा भारत के स्तर पे, तब उसे जो है क्या मिला था? लोकमान्य का जो है उपाधि मिला था। और होम रूल का उद्देश्य क्या था? भारत में भारत का स्वराज स्थापित करना, याद रखिएगा। होम रूल आंदोलन कौन चलाया था? तो होम रूल आंदोलन पहली बार शुरू तो ये किया आपका, देखिए, एनी बेसेंट का ही स्थापित किए थे, लेकिन भारत में सबसे पहले जो है कौन चलाया? आपका ये बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद जो है एनी बेसेंट चलाई थी। उसके सामने दूसरा क्वेश्चन है आपका, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 ईस्वी में किस क्रांतिकारी ने की थी? द बंगाली अखबार, इसका जो आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली जो है पंचनामा नामक समाचार पत्र का शुरुआत भारत में किया था। और इसी ने पहला, अगर कोई पूछे कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन था, तो इसी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक संगठन स्थापित किया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। याद रखिएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ही भारत का पहला कोई राजनीतिक एसोसिएशन है। याद रखिए, कोई राजनीतिक संगठन है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि 1940 ईस्वी में, रुकिए एक मिनट दोस्तों, आगे है कि 1940 ईस्वी में के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 ईस्वी, 22 अक्टूबर 1940 ईस्वी से चालू हुआ, और उसमें सबसे पहला सत्याग्रही कौन थे? आपका विनोबा भावे था। और याद रखिएगा, बीपीएससी वाला पहला नहीं बल्कि तीसरा वाला पूछ लेता है। देखिए, पहला विनोबा भावे, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरा जो है आपका कौन थे? ब्रह्मदत्त। और ये क्वेश्चन आया भी है कि तीसरा सत्याग्रही कौन थे जो कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो उसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मदत्त। और ये सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के पवनार से, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक कौन सा? देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक आपका कौन है? हम्पी है, याद रखिएगा। और इसका जो है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसका या क्या किया था? स्थापना किया था। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का कब किया था? 1336 ईस्वी में। याद रखिएगा, कब किया था? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कौन सा ऐसा कथन है जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन डी। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये क्या है? गलत है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में जो है सही नहीं है, बल्कि ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री और उमेश चंद्र दत्ता ने मिलकर किया था, बल्कि इसमें ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्वॉल्व नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? देखिए, उस समय सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा का प्रचलन था भारत में, सबसे बड़ा उद्योग यही था भारत का। 6 का बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी टीचर का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो सके। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, गोवा पर अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किसे राज्य के शासक से कब्जा कर लिया था? यानी कि गोवा को जो जीता था अल्बुकर्क, वो किससे जीता था? तो बीजापुर के शासक से गोवा को जीता था। अल्बुकर्क कौन था? एक पुर्तगाली गवर्नर था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से पुर्तगालियों का एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसी में विभाजित था। दिए गए विकल्पों में उन प्रेसिडेंसियों का सही सेट का पहचान करें। यानी पुर्तगाली जो है एशिया में 3 जगह
स्वतंत्र प्रेसिडेंसियाँ थी उसमें कौन कौन था, तो आप बताइए। तो 8 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, जिसमें आपका गोवा, मोजाम्बिक और मलक्का आता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है ट्रैंक्यूबार, जिसे भारत में पहली डेनिश व्यापारिक पोस्ट के रूप में स्थापित किया गया था, भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आसानी समझने के लिए ये समझिए कि डेनिश जो अपना व्यापारिक पोस्ट सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था, तो आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में आधार किया था। इसका भी आंसर 9 का सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। आगे है 9 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी क्या है कि पुर्तगाल, डेनिश है ना, डेनिश आपका क्या हो जाएगा, डेनिश आपका तमिलनाडु में क्या था, याद रखिएगा। डेनिश कहाँ क्या था आपका, 9 का बी आंसर बी हो जाएगा आपका, कहाँ पर, तमिलनाडु में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 10 नंबर का, जहांगीर ने टॉमस रॉ को निम्नलिखित में से किस स्थान पर कारखाने स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। देखिए जहांगीर से अनुमति कौन प्राप्त किया था, थॉमस रॉ, और थॉमस रॉ को कौन कहाँ जगह दिए दिया था आपका, आगरा, भरूच और अहमदाबाद, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तीनों पर उसको जो है कारखाना स्थापित करने के लिए क्या कह दिया था, अनुमति दे दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है बंगाल के में बंगाल में जो है आपका पिपली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बंगाल में पिपली आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पहला डच कारखाना है। बंगाल में पिपली जो है 1905 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। कौन, याद रखिएगा आपका डच। और बंगाल में भी जो ये पिपली है, पिपली भी आपका किसके लिए प्रसिद्ध था, ये डच का कारखाना के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। और दोस्तों इसका जो क्वेश्चन अभी आंसर हम बताए थे आपको कि पोस्ट में स्थापित किया था, ट्रैंक्यूर पोस्ट आपका कहाँ पर था, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। लेकिन अगर यही पूछ दे कि डच पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तब उसका अंदर आंसर आपका आंध्र प्रदेश मुसलीपट्टनम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का फ्रांसीसी का सपना समाप्त कर दिया। देखिए जब भारत में युद्ध हुआ था वो युद्ध का नाम क्या था आपका, वांडीवॉस का युद्ध था। वांडीवॉस के युद्ध के द्वारा जो है अंग्रेजों से बुरी तरीक़ा से जो है ना कौन हार गया था, आपका फ्रांसीसी। तो जब बुरी तरीक़ा से अंग्रेज से हार गया था, अब उसका भारत में क्या उसका साम्राज्य स्थापित होगा, तो यहीं से उसका क्या होगा, सपना टूट चुका था। आगे है कोंडोर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो कोंडोर का युद्ध जो है आपका 13 नंबर का आंसर है। कोंडोर का युद्ध आपका 1758 ईस्वी में लड़ा गया था। अवध के नवाब किस वर्ष बनारस को कंपनी स्थानांतरित कर दिया था, 1775 ईस्वी में। चलिए आगे देखते दोस्तों। आगे है 15 नंबर का, यद्यपि टीपू सुल्तान अपने शत्रुओं के प्रति बहुत क्रूर था, लेकिन उसका झुकाव निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के प्रति था। देखिए टीपू सुल्तान जो अपने शत्रुओं के प्रति तो बहुत क्रूर था, लेकिन फिर भी उसका झुकाव जो है कौन से यूरोपीय शक्ति के तरफ था, तो फ्रेंच के तरफ था, याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रघुनाथ राव के भाग जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे पेशवा घोषित किया गया। जब रघुनाथ राव जो है भाग गए तो उसके बाद पेशवा किसे बनाया गया, तो माधव राव नारायण को। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। 16 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 16 के बाद हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैक्यावाली के नाम से जाना। देखिए मराठा मैक्यावाली के नाम से किसे जाना जाता है, नाना फडणवीस को, याद रखिएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। और पुर्तगाली यानी यूरोपीय लोग इसे मैक्यावाली के नाम से ही उसे बुलाते थे। तो मराठा का मैक्यावाली किसे, नाना फर्नांडिस, इसका आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था। अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो 18 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह जो था, क्या था, अवध का अंतिम नवाब था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है 1787 के सुधारों के दौरान कर्नवालिस से कई कलेक्टर नियुक्त किए। कलेक्टर का निम्नलिखित में से किस कर्तव्य के लिए जिम्मेदार, यानी कलेक्टर जो है, कलेक्टर का पद कर्नवालिस जो बहुत नए सारे कलेक्टर को लाया था, और कलेक्टर का मेन काम क्या था, तो इसका आंसर हो जाए आपका, देखिए राजस्व संग्रह करना, ये भी है, एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना, न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, ये तीनों चीज़ क्या है आपका सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। चलिए 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का संस्थापक है, तो वहाबी आंदोलन का संस्थापक आपका सैयद अहमद खान था, याद रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी अहमद। और वहाबी आंदोलन का जो है केंद्र कहाँ पर था आपका, पटना में था, याद रखिएगा। और सबसे संगठित आंदोलन इसी को कहा जाता है। निम्नलिखित में सदाबहार इलाके में कौन कौन है, तो निम्नलिखित में से सदाबहार इलाके आपका कौन कौन है, तो 21 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी 1 और 2 ही है। और कोंडापुरम जो है ये सदाबहार इलाके के अंतर्गत नहीं आता है। कोंडापुरम एक सदाबहार वन नहीं है। कोंडापुरम कर्नाटक में स्थित एक पश्चिमी तट है। बाकी उधर वो दोनों जो है आपका भितरकनिका और पिचवारम, ये दोनों सदाबहार वन की तरफ आते हैं, अंतर्गत आते हैं। आगे है
कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बक्साइट आपका कहाँ मिलता है? तो उड़ीसा में मिलता है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? देखिए भूमध्य रेखीय फसल कौन सी है इसमें? तो आपका इसमें भूमध्य रेखीय फसल आपका 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भूमध्य रेखीय सबसे प्रमुख फसल आपका कौन है? केला है, भूमध्य रेखीय फसल। आगे है 70 का आंसर है आपका सर। देखिए नारियल, रबर और तार का तेल, ये सभी भी जो है ना आपका आ जाता है किसमें? भूमध्य रेखीय फसल में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल आपका केला होता है, इसलिए इसका आंसर केला हुआ। आगे है निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर आपको ध्यान देना है कि उत्तरी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कहता है उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से उष्णकटिबंधन वन कहाँ पाए जाएंगे? तो इसका आंसर आपका 1 और 2 होगा। उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में ही उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे 25 नंबर का क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोदई कनाल कहाँ पर स्थित है? तो कोदई कनाल कहाँ पर स्थित है? आपका 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पलानी पहाड़ों पर अवस्थित है। उसके बाद पलगाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पलगाड़िया बांध परियोजना आपका असम में स्थित है। चलिए आगे है 27 नंबर की ओर, भारत की इन पहाड़ियों के संदर्भ में विचार कीजिए। जो आपका पहाड़ी का नाम आप देख लीजिए तो ऑप्शन देखें, बटेश्वर पहाड़ी, बिलगिरी गरंगा पहाड़ी और चीन पहाड़ियाँ। चलिए देखते हैं, शायद इस जगह या राज्य के बारे में पूछेगा, किस राज्य से आया जाता है सब। एगो धोसी पहाड़ियाँ, तो 4 नंबर यानी कि इसका जो है 27 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग आपका बिहार, कर्नाटक, मणिपुर और हरियाणा हो जाएगा। देखिए बटेश्वर पहाड़ी आपका बिहार में, बिहार के कटिहार जिला में स्थित है, याद रखिएगा। और बिलगिरी रंगा पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। यह स्थान पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का संगम स्थल भी है, ठीक है। आगे है ये क्षेत्र बाघ रिजर्व भी है। चीन की पहाड़ियाँ भाग जो है भारत के मणिपुर राज्य में, चीन की पहाड़ी मणिपुर में और धोसी पहाड़ियाँ अरावली में। फिर से देख लीजिए, बटेश्वर पहाड़ी बिहार के कटिहार में, बिलगिरी रंगा पहाड़ी कर्नाटक में, चीनी पहाड़ी आपका मणिपुर में और धोसी पहाड़ी आपका अरावली का हिस्सा यानी ये हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे अधिक खनिज खदान आपका कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। आगे है वल्लारपदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल किस बंदरगाह का हिस्सा है? 29 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? कोचीन बंदरगाह का एक हिस्सा है। दोस्तों क्वेश्चन था 28 नंबर का, ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, एक बार देख लीजिए। भारत के अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में है? तो ज़्यादा खनिज जो है ना आपका मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, इसलिए सॉरी इसका सर क्या हो जाएगा 28 नंबर का, कि भारत के अधिकतर खनिज खदान मध्य प्रदेश ही होगा, आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश ही होगा, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे 29 के बाद हम लोग जो है दोस्तों 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 है, निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है? ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है। 30 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223 को कहा जाता है। अब 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 है कि पिग्मेलियन पॉइंट, मैग्नेटिक हिल, पॉइंट किलिमारो और फाल्से दीवी पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट आपका जो है ना आपका अंडमान निकोबार में है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में आपका मैग्नेटिक हिल है, और तमिलनाडु में आपका क्या है? पॉइंट कालीमर है, और उसके बाद फाल्से देवी जो है दीवी पॉइंट, ये आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर का आंसर है क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों का अवलोकन कीजिए। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया, इन किन किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगती है? ये जो देश देखे आप चारों ठो, इनमें से कौन कौन देश है जिसका सीमा अंडमान निकोबार द्वीप से लगता है? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। 32 नंबर का आंसर देखिए ऑप्शन डी 1, 2, 4, यानी कि म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया का लगता है, बल्कि कंबोडिया का जो है समुद्री सीमा आपका अंडमान निकोबार द्वीप से नहीं लगता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रसिद्ध, दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा हो और आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल अगर महसूस हो रहा हो, तो एक बार आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे देखें दोस्तों, आगे है प्रसिद्ध पर्यटक स्थान चाथम शामिल, वंडूर बाच, माउंट हेरियट, चूना पत्थर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी जो आपका किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। आगे है K2 की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? K2 चोटी जो आपका क्या हो जाएगा? ये कौन सा श्रेणी का पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है, और याद रखिएगा इसे गॉडविन स्टीन के नाम से भी हम लोग
जानते हैं। तो 34 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा और इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है और ये माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे है यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीम बेसिन किस राज्य में स्थित है। तो 35 का आंसर आपका ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित है भीम बेसिन। आगे है 36 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव किस राज्य में है। पीपावाव बंदरगाह किस राज्य में है आपका निजी बंदरगाह, ये गुजरात में है, याद रखिएगा। पीपावाव बंदरगाह एक निजी बंदरगाह है, गुजरात के अमरेली जिला में स्थित है और इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में निखिल गांधी ने की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर है एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवना समुद्र की स्थापना कब की गई थी। तो 37 का आंसर आपका ऑप्शन बी 1902 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। अलूवियल मृदा, लाल मृदा, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ये पूछता है कि इन मिट्टी के क्षेत्र में घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कि सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन है और सबसे कम मिट्टी कौन है। घटते क्रम मतलब होता है ज़्यादा से कम की ओर। तो 38 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन पाया जाता है भारत में, फिर से देख लीजिए। सबसे ज़्यादा अलुवियल मिट्टी, अलुवियल मृदा, उसके बाद लाल, तब काला, सबसे कम लेटेराइट, इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा देश मैंगकोंग गंगा ऑपरेशन का सदस्य नहीं है। तो 39 नंबर का आंसर है आपका 39 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। ये जो है आपका देश मैंगकोंग गंगा ऑपरेशन के तहत नहीं है, यानी सदस्य नहीं है। भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है। तो भारत में संगमरमर का मकराना प्रकार पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा और मकराना राजस्थान में एक जगह का भी नाम है। यह स्थान संगमरमर के लिए ही प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल का उपयोग ताजमहल में भी किया गया था। ताजमहल में भी कौन सा मार्बल का प्रयोग किया था, मकराना मार्बल का। आगे है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा हवा में अगर कोई चीज़ पाया जाता है नाइट्रोजन ही। आगे है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय आपका कहाँ है, आम्स्टर्डम में है। आम्स्टर्डम ग्रीन पीस जो है मुख्यालय आपका कहाँ है, नीदरलैंड के आम्स्टर्डम है, याद रखिएगा, आम्स्टर्डम में। चलिए आगे देखते हैं, आगे है 43 की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वह कहलाती है। यानी कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इतना प्राणी रह सके कि वहाँ का जो है पर्यावरण उसको समर्थन कर सके, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी वहन क्षमता। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है। 44 का आंसर आपका ऑप्शन है वायु जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय घटक नहीं है, यानी जीव के रूप में यह घटक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 45 का कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा उच्चतम पोषण कौन प्राप्त करता है। आपका इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी सर्वाहारी, जो कि मांस मछली के साथ साथ साग सब्जी भी खाता है। सबसे ज़्यादा उच्चतम पोषण उसी को मिलता है आपका सर्वाहारी को। चलिए 46 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। कहता है, फिर से देखिए, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। तो 46 का आंसर आपका ऑप्शन बी सीयर कहलाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे हम लोग सीयर कहते हैं, याद रखिएगा। आगे है 47 दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए 48 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 48 है परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। फिर से देखिए, परितंत्रों की घटती उत्पादकता में, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादक और सबसे कम उत्पादन कहाँ पर होता है परितंत्रों में। तो आपका आंसर आपका 48 नंबर का ऑप्शन सी पहले आंसर हो जाएगा आपका मैंग्रोवन में सबसे ज़्यादा, फिर घास के स्थल में, तब झील, और सबसे कम आपका कहाँ हो जाएगा आपका महासागर में। तो इसका आंसर 48 का ऑप्शन सी होगा। चलिए 49 नंबर का देखते हैं दोस्तों। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। चलिए 49 के बाद 50 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। 50 का आंसर आपका ऑप्शन डी पश्चिमी घाट को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति कौन सा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व ही है।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 42 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? 52 का आंसर आपका ऑप्शन ए गुजरात में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गहरे सागर में सबसे कम उत्पादन, न्यूनतम उत्पादन होता है। आप 54 की ओर है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना थी किसकी थी, यानी ग्रीन हाउस की गैस की संकल्पना कौन दिए थे? तो 54 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने दिया था। आगे है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलती है? तो शीतकाल में चलती है, याद रखिएगा। और गर्मी के समय, ग्रीष्म ऋतु में पेंडुलम का जो है लेंथ बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका तीव्रता में थोड़ी कमी आ जाती है। चलिए 56 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 56 का क्वेश्चन है कि थर्मोसेट वह संयंत्र है, यानी थर्मोसेट कौन सा क्या है? ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 56 का ऑप्शन सी। ये जो है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, खुद से यह नियंत्रित कर देता है किसी चीज़ का। 57 का आपका कि पसीने का मुख्य उपयोग, पसीने निकलने का मुख्य कारण क्या है? शरीर का तापमान नियंत्रण में रहे, यही मुख्य कारण है पसीने निकलने का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर पे क्या होगा? देखिए, जब पहले से गिलास में पानी है और उसमें वो बर्फ का टुकड़ा जब डाल दिया और वो पिघल रहा है, तो फिर पानी का स्तर पे क्या होगा? नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, या वही रहेगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 58 का आंसर आपका ऑप्शन सी वही रहेगा, क्योंकि बर्फ़ तो आप डाले थे उस समय तो पानी कुछ ना कुछ ऊपर आ ही गया था ना। अब बर्फ़ पिघले या बर्फ़ जमा ही रह जाए, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आपका 58 के बाद 50 हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो हम लोग का जो विद्युत बल्ब है उसके अंदर कौन सा गैस जनरली पाया जाता है? तो 59 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इसका याद रखिएगा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑक्सीजन है आपका, वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी नहीं पाया जाता है। 60 नंबर का कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? देखिए, विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये जो थी क्या थी? रूस की महिला थी, और ये सबसे पहली अंतरिक्ष यात्री जो है यही थी। कौन थी आपकी? इसका नाम क्या है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। लेकिन अगर पूछे कि सबसे पहले अंतरिक्ष पे गया कौन है अंतरिक्ष पे यात्रा में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूरी गॉगरिन, वो भी कहाँ के थे? रूस के ही थे, याद रखिएगा। यानी अगर पहला महिला अंतरिक्ष यात्री बोलेगा तो हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा, और पहला अंतरिक्ष यात्री बोलेगा तो उसका आंसर है यूरी गॉगरिन, जो भी दोनों कहाँ के? रूस के ही थे। चलिए 61 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 61 का है कि घड़ी में सॉफ्टिक क्रिस्टल का कार्य किस प्रकार आधारित है? यानी घड़ी पे जो सॉफ्टिक क्रिस्टल है इसका कार्य किस पर आधारित है? तो 61 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, दाब विद्युत प्रभाव पर इसका कार्य स्थापित है। आगे है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वापतन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो 63 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। आगे है ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता मापता है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापता है? पेट्रोल की मापता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 66 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 तक हम लोग देख लिए। 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो सोडियम सल्फेट इसमें रासायनिक उर्वरक नहीं है। यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम, ये सब जो है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी रासायनिक उर्वरक है। आगे है द पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है? तो इसका चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि देखिए 66 का क्वेश्चन दो है, याद रखिएगा, इसलिए घबराइएगा ना। तो एक 66 का आंसर आपका ऑप्शन बी है, और दूसरा आपका क्या है? ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा 67 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 67 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कि हेरोइन प्राप्त होता है। तो हेरोइन जो एक मादक पदार्थ है वो किससे प्राप्त होता है? आपका अफीम पोस्ता से, याद रखिएगा। अफीम से हेरोइन प्राप्त होता है। चलिए 68 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आंत के द्वारा जो आपका क्या है? ऑप्शन B12 और विटामिन के, ये सभी जो है आपका क्या होता है? आंत के द्वारा ही बनता है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। और विटामिन सी शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, याद रखिएगा। विटामिन बी जो हम लोग को लेना पड़ता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समग्र प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो 69 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? 69 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के तहत स्थापित किया गया है। चलिए आगे 70 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 70 नंबर का क्वेश्चन है
कि संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल का कितने सदस्य होने चाहिए। देखिए, संसद किसी अगर उसको विपक्षी दल बनना है तो उसका कम से कम सदन की कुल संख्या सदस्यों की संख्या में 1/10 का भाग होना जरूरी है। यानी अगर 100 सदस्य है, कम से कम 10 सदस्य उसके पास होगा, तभी वो उसका विपक्षी दल बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। देखिए, विचार, इसमें जो आपका कौन हो जाएगा, विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की भी स्वतंत्रता है, पर आर्थिक स्वतंत्रता ये जो है इसमें इसकी चर्चा नहीं है। तो इसका आंसर आपका 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 72 की ओर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि सत्य नहीं है। देखिए, ऑप्शन है आपके सामने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन अनुच्छेद 338 के तहत हुआ था, ये सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, ये भी सही है। और इस आयोग का गठन 2004 में आया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है ना, क्वेश्चन गलती हो गया है क्वेश्चन सेट करने में। इसका चारों का चारों ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन ई आ जाता है, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से इसका कोई एक भी आदमी जो है, एक भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है। चलिए आगे है 73 नंबर के आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यानी कि कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास हो जाता है अगर देखने के लिए, विचार करने के लिए, कौन से अनुच्छेद के तहत आखिर, तो अनुच्छेद 111 के तहत 73 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 74 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 74 का क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान का भाग 9 ख किससे संबंधित है। देखिए, संविधान भाग का 9 जो है, भाग 9 आपका जो है किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। और भाग 9 का ख जो है आपका किससे संबंधित है, यह सहकारी समितियां से, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़बड़ सड़बड़ करके आप लोग जो है इसका आंसर पंचायत में मारते और 9 का ख दिया हुआ। देखिए आगे है, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो कौन है, तो वो महान्यायवादी को ऐसा प्राप्त हुआ है। और महान्यायवादी का नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 76 के बाद 77 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी सबसे ज़्यादा, यानी किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वज्जी में, याद रखिएगा। और आगे है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। 79 की ओर बढ़ते हैं। 79 है, बुद्ध के जीवन के संबंधी प्रमुख घटनाओं में स्तूप का प्रतीक क्या है। देखिए, स्तूप जो है उसका महापरिनिर्वाण से है, याद रखिएगा। गृत याग जो है कमल एवं सांड से था। 79 के बाद हम लोग 80 की ओर बढ़ते हैं। 79 के बाद 80 की ओर, 80 का नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका कुछ जन बता देते हैं आपको। देखिए, प्रमुख घटना प्रतीक चिन्ह, जन्म जो है उसका कमल एवं सांड से संबंधित था, गृत याग घोड़ा से, और चिन्ह है इसका अज्ञान जो है पीपल वृक्ष है, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं, निर्वाण पद चिन्ह, और मृत्यु जो उसका स्तूप से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मुगल व्यवस्था के अंतर्गत परगने का खजांची को क्या कहा जाता था, परगने के खजांची को जो क्या कहा जाता था, फौटदार कहा जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए 81 की ओर आगे है, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से थे, तो वो चिश्ती संप्रदाय से थे, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे संगीत राज का लेखक माना जाता है, तो संगीत राज का लेखक जो है राणा कुंभा है, याद रखिएगा। 82 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 83 की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय का जो अमुक्त माल्यद या जाम्बती कल्याणम, ये दोनों जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो ये जो आपका तेलुगु भाषा में लिखी गई। तो 83 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, अक्सर खबरों में रहने वाला डोनेट्स्क किस देश में स्थित है। डोनेट्स जो आपका कहाँ पर है, डोनेट्स्क आपका यूक्रेन में है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, ये सब करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग नहीं है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग कौन सा देश नहीं है, इसमें से यमन नहीं है, बाकी जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया है। चलिए 86 की ओर बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है, तो प्रज्वला चैलेंज कौन लॉन्च किया, आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब किया गया था, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब किया गया था, तो 87 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी 2010 में। चलिए आगे है, गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, किससे गैस का दाब का पता लगाते हैं, तो मैनोमीटर से। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 89 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी जिनोवा में है, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जिनोवा, और ये इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। तो अभी टोटल इसमें 193 देशों का समूह है ये। अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका मेसाबी खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मेसाबी खान जो अमेरिका में
लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए याद रखिएगा। और 91 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 15B का संबंध किस क्षेत्र से? प्रोजेक्ट 15B का संबंध जो आपका युद्ध पोतों का निर्माण से, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस है। आगे क्वेश्चन 93 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो कोचीन बंदरगाह को। आगे है, बेसल कन्वेंशन संबंधित था, तो बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित था? खतरनाक और अन्य अपशिष्ट निपटाने का नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन सी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्सरा, जो कि 4 अगस्त 1956 को इसका स्थापित किया गया था। अप्सरा का स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 96 नंबर का क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था? 96 का आंसर आपका ऑप्शन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे है, ट्रैक वॉल। ट्रैक वॉल एक प्रकार है। ट्रैक वॉल कैसा प्रकार है? ट्रैक वॉल एक माउस का प्रकार है। आगे है दोस्तों आपका 97 के बाद 98। दोस्तों आप जो है टोटल जीके जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 97 जीके जीएस हम लोग कंप्लीट किए। उधर जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन आप खुद अपने से कर लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक पे दे देते हैं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम को भी आप जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको करंट से रिलेटेड और महत्वपूर्ण खबर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी वहाँ पर प्रोवाइड आपको कराया जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा मेहनत और ये वीडियो? तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपके लिए ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।